मैं अपना परिचय दूं, माई सेल्फ मुकेश कोठारी। मुकेश कोठारी मेरा नाम है। भीलवाड़ा राजस्थान का मैं रहने वाला हूं। अभी भीलवाड़ा के अंदर मेरा कपड़े का स्वयं का व्यवसाय है, मैं शूटिंग बनाता हूं। फर्म का नाम हैंजली सिंथेटिक्स, 11 आनंद क्लॉथ मार्केट भीलवाड़ा में कपड़े के व्यवसाय का मेरा एक छोटा सा ऑफिस है। पिछले लगभग 47 मंथ से लगातार इस बिजनेस को मैं करता हूं। इस 47 महीनों में इस बिजनेस को करने के बाद मुझे क्या मिला है, मुझे क्या मिलने वाला है, क्या इसका फ्यूचर है, क्या इसका स्कोप है, क्या इस बिजनेस का विजन है, ये सारी बातें कुछ मिनटों में आपके सामने शेयर होगी। लेकिन इस बिजनेस को करने से पहले भीलवाड़ा के अंदर एक शूटिंग बनाने वाली प्राइवेट कंपनी के अंदर मेरी एक सर्विस हुआ करती थी। उस सर्विस को ठीक इस बिजनेस के चालू करने के ठीक 8 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था। जब मैंने बीकॉम फाइनल का एग्जाम दिया था, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और मुझे परिवार वालों की तरफ से ऑर्डर मिला कि हम आपको ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा पार्ट टाइम वर्क कीजिए, अपनी इनकम चालू कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। एक लड़का जिसने बड़े बड़े सपने बनाए, एक ही दम में चकनाचूर हुए और वही दुनिया की दौड़ में मुझे भागना पड़ा। भीलवाड़ा के अंदर मैंने नौकरी तलाश की, बड़ी अप्रोच नहीं थी, नौकरी नहीं मिली, लेकिन एक जान पहचान से मुझे एक सर्विस मिली। लेकिन मुझे वहां पर एक एहसान की वजह से रखा गया। जब मैं अपना बायोडाटा देने गया तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया, क्योंकि उससे पहले मेरे एक फ्रेंड का, मेरे एक दोस्त थे, उनके पिताजी का फोन उस कंपनी में जा चुका था और उन्होंने कहा जी ऐसा है कि बायोडाटा तो बाद में देखते रहेंगे, कल से आप कंपनी में आ जाइए। तो निश्चित रूप से मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं था। उस सर्विस को मैंने ज्वाइन किया, 1 महीने तक लगातार काम किया। 7 तारीख सैलरी डे आया। 7 तारीख को मेरे हाथ में एक सैलरी पकड़ा गई, उसकी अमाउंट थी 750 रुपए, 750 रुपीज ओनली। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे साथ उसी कंपनी में उसी दिन एक चपरासी ने भी ज्वाइन किया था और उसका जो सैलरी रखा गया था 1500 रुपए, 1500, मुझे दे गए 750। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूं, क्या इस ऑफिस में चपरासी मेरे से ज्यादा अहमियत रखता है, क्या मैं जरूरतमंद नहीं हूं। 50 तरह के क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए। लेकिन आप लोगों के लिए मैसेज क्या है? आप लोगों के लिए मैसेज यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% भी मायने ये नहीं रखता कि आपकी शुरुआत कहां से है, 0.1% भी ये मायने नहीं रखता कि आपकी शुरुआत कहां से है। मायने तो ये रखता है कि आप कहां तक जाने वाले हैं। क्योंकि आप में से किसी भी आदमी ने कभी भी ये सुना नहीं होगा कि एक प्रधानमंत्री पैदा हो गया, एक मुख्यमंत्री पैदा हो गया, एक इंजीनियर पैदा हो गया, एक डॉक्टर पैदा हो गया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पैदा हो गया। आप में से किसी भी आदमी ने ये नहीं सुना होगा। लेकिन आप में से हर आदमी ने ये सुना होगा कि एक प्रधानमंत्री मर गया, एक इंजीनियर मर गया, एक डॉक्टर मर गया, एक चार्टर्ड मर गया। कहने का मतलब क्या है? सब शुरुआत करते हैं जीरो से, लेकिन वो कहां तक अपनी एक जिंदगी में कर पाते हैं, ये रिमार्केबल होता है। और यकीन मानिए, मैंने उस सर्विस को किया, कुछ महीने का पेशेंस रखा, परफॉर्मेंस सामने आई। 8 साल तक लगातार उस प्राइवेट कंपनी में मैंने काम किया, हर साल कुछ इंक्रीमेंट लगते गए। लेकिन 8 साल के बाद उस कंपनी में एक इतिहास बना, एक घटना हुई कि एक 27 साल का लड़का उस पूरी कंपनी का डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर बना। 80 आदमी का स्टाफ मेरे साथ काम किया करता था और आश्चर्य की बात यह थी कि उन 80 के 80 आदमियों से मेरी जो एज थी, मेरी जो उम्र थी, सबसे छोटी थी। 13,000 रुपए ग्रोस इनकम मेरी आने लगी। कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिला, कंपनी की तरफ से मकान भी मिला। लेकिन जिस तरह से आम हर सेमिनार में जिस बात को मैं दोहराता हूं, आज फिर दोहराऊंगा कि आदमी को जब ये छोटी छोटी सफलताएं मिलती है तो आदमी के अंदर एक बीमारी जन्म लेती है। उस बीमारी का नाम है परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर दुनिया का कोई भी आदमी, अगर दुनिया की किसी भी प्रोग्रेसिव स्टेज पर अगर कभी ये सपने में भी सोचता है कि मैं परफेक्ट हो चुका हूं, मैं सब कुछ जान चुका हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब जानता हूं, तो यकीन माना दोस्तों, उसी समय उसे लकवा लग चुका है। जिंदगी में अब वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहता जी मुझे सब कुछ आता है। मेरी बात से सहमत है? सहमत है जी? मुझे सब कुछ आता है ऐसा बोलते ही समझ जाइए कि आज से हमारी प्रोग्रेस खत्म। क्योंकि जब हम सीखना छोड़ देंगे तो हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी? एक विद्वान ने कहा था कि एक आदमी अपने एक जीवन में सब कुछ नहीं सीख सकता, मरते समय भी बहुत सारे अनुभव उसके सामने आएंगे और ये अनुभव की जो प्रक्रिया है ये लगातार जीवन के अंतिम समय तक चलती रहेगी। लेकिन कभी भी हम अपने आप को कहें जी हम तो MBA हैं, MBA, एक तो होता है जी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी बड़ी वक़्त है जी हिंदुस्तान में। मैं उस MBA की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी MBA की फुल फॉर्म है मुझे बहुत आता है,
MBA। मुझे बहुत आता है, तो जिसको बहुत आता है उसे कुछ नहीं आता, यकीन मानिए उसने अब इस दुनिया में सारी प्रोग्रेस को खत्म कर दिया है। तो जब मेरी इनकम थोड़ी बढ़ी, मेरी थोड़ी प्रोग्रेस बढ़ी, 27 साल की एज में सफलताएं मिली, मैं अब सबसे जो कंपैरिजन करता था वो इनकम से करता था, एजुकेशन से करता था। मैं सबसे पहले कहता था मेरे फादर को कि यार आप इतने साल तक सर्विस करते हैं, आपकी पेंशन क्या है? मैं अपने भाइयों से कहता था भैया तुम्हारी सैलरी क्या है? 9,000, तुम 35 साल के हो। मैं अपने दोस्तों से भी यही बात कहता था, क्योंकि मुझे सफलता का रहस्य पता नहीं था, सफलता किसे कहते हैं ये पता नहीं था। मैं सिर्फ पैसों को सफलता मानता था। और लेकिन मानिए उस दौरान मेरे जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई, मैंने सबको छोड़ा क्योंकि मुझे MBA हो गया था, मुझे बहुत आता है, मैं ऐसा समझता था। लेकिन अगस्त 2000 का समय मुझे अभी तक याद है। अगस्त कल से चालू होने वाला है, ठीक 4 साल हो जाएंगे 15 अगस्त की बात। संडे का समय वो था। मुझे आप ही की तरह एक बिजनेस मीटिंग में इनवाइट किया गया। मैं जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी में मेरे इमीडिएट बॉस, मार्केटिंग मैनेजर, उन्होंने कहा जी मुकेश जी क्या कर रहे हो, संडे का समय है, 10 बजे तैयार होकर मेरे घर पे आ जाओ, आपके साथ एक बिजनेस शेयर करना है। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा जी बॉस को भूत लग गया है, हमारे सेठ लोग बिजनेस करते हैं, मैं उनकी हालत जानता हूं जी, 14-14, 15-15 घंटे तक ऑफिस में बैठे रहते हैं। ये बॉस की 12 घंटे की तो सर्विस है और ये कहता जी बिजनेस करूंगा। हमारी कंपनी में करोड़ों रुपए लगा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपए भी चाहिए। तो मैं सोचता था जी बॉस कहां से लाएगा। फिर दिमाग में आता था कि शायद बॉस कोई छोटी मोटी दुकान लगाने वाला है। ऐसा लगता था कि शायद 1-2 लाख रुपए इसके पास इकट्ठे होंगे, ये कोई बिजनेस करेगा, डूबेगा और मुझे भी पार्टनर बनने के लिए बोल रहा है। 50 तरह के क्वेश्चन उसने जो ही मुझे इनवाइट किया मेरे दिमाग में आने लगे। लेकिन फाइनली मुझे उस बिजनेस मीटिंग में जाना पड़ा। जाना नहीं चाहता था क्योंकि इनवाइट करने वाले मेरे बॉस थे। और मुझे पता है यहां पर नए आदमी कितने हैं जी, पहली बार मीटिंग में आए हैं, हाथ खड़ा कीजिए, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे पता है जी आप में से भी कुछ लोगों को आज यहां पर आना पड़ा होगा, आना नहीं चाहते थे। कुछ लोग तो इसलिए आ गए होंगे कि यार ये नाराज नहीं हो जाए, कुछ लोग इसलिए आ जाएंगे कि यार इनको मना कैसे करें, कुछ लोग इसलिए भी आ गए होंगे, बार बार कहता आरसीएम करो आरसीएम करो, आज इसका फाइनली पिंड छुड़ा कर आते हैं। इसके बिजनेस को देखेंगे, समझेंगे और उसमें कमी ढूंढेंगे और इसी को बता देंगे ताकि ये भी नहीं करेगा, ये भी छोड़ देगा और अपन को परेशान नहीं करेगा। तो अलग अलग तरह का उद्देश्य सबका होगा, क्योंकि आप ही की तरह मैं भी पहली बार बिजनेस मीटिंग में आया था, मेरा सेम उद्देश्य था। बिजनेस मीटिंग में पहुंचा, एक प्लान मुझे बताया गया था। यकीन मानिए आज के 4 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, मेरे सामने मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक प्लान रखा गया। मेरी जिंदगी में मैंने पहले कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम ही नहीं सुना। मैं तो बिजनेस करने का एक ही तरह का समझता था कि कंपनी माल बनाती है, बीच में कुछ आदमी होते हैं, वो माल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, सबका इससे गुजारा चलता है, ये बिजनेस का मतलब समझता था। लेकिन मुझे एक जोरदार बात बताई गई कि पहले बिजनेस करने का तरीका यह था कि कंपनी माल बनाएगी, कंज्यूमर खरीदेगा, बीच में हो गए एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इन सबके ऊपर होगी पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट। कंपनी 50-55 रुपए प्रॉफिट जोड़ने के बाद आइटम यहां से निकालेगी, इन सब में मार्जिन जाते 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 यह आइटम जब यहां तक आएगा यह हो जाएगा ₹100 का। मेरा बिजनेस करने का, बिजनेस समझने का मतलब सिर्फ इतना सा था। लेकिन मुझे बताया गया था कि बिजनेस करने का एक नया तरीका आया है। अब क्या होगा कि आपको जो तरीका बताया गया जाएगा उसके अंदर इन सारे आदमियों को यहां से हटा दिया जाएगा। अब कंपनी माल बनाएगी, सीधा दे देगी कंज्यूमर को। दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा जी फिर बीच वाले क्या करेंगे, माल क्या कंपनी एक एक आदमी के पास पहुंचाएगी, कैसे ये सिस्टम चलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ हलचल होने लगी। मैंने कहा जी ये कैसे सिस्टम कि कंपनी सीधा कंज्यूमर को माल बनाएगी, तो अब तक जो 45% पैसा इन बीच के लोगों में जाता था, 45 रुपए जो बीच के लोगों में जाता था, ये तो सीधा बच जाएगा। और उन्होंने कहा जी ये 45 रुपए जो बच जाएगा, एक सिस्टम आपको बताया जाएगा, उस सिस्टम के अंदर ये 45 रुपए एक कंज्यूमर के पास वापस ट्रांसफर हो जाएगा। विश्वास नहीं होता था क्योंकि जिंदगी में पहले कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्लान ही नहीं देखा था। मैंने कहा जी कैसी बात कर रहे हैं, इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ कि आज के बाद एक इंसान जब जब भी अपने लिए कोई माल खरीदेगा तो खरीदने से उसके पास इनकम आएगी। यह बड़ी हंसी वाली बात मुझे उस समय लगती थी, विश्वास नहीं हुआ। लेकिन बात आगे बढ़ी, एक प्लान शो हुआ, कुछ कैलकुलेशन मुझे बताई गई
ये तो लग रहा था कि इनकम ऐसे आ सकती है, ऐसे आएगी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था कुछ भी। लेकिन एक आदमी कुछ समय के बाद एक स्टेज पर आके खड़ा होता है और स्टेज पर आकर बोलता है, मेरा नाम पीडी तिवारी है, मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूं, 20,000 राजस्थान गवर्नमेंट मुझे सैलरी देती है। इस बिजनेस को 7 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने बताया, मुझे कहा था जी कपड़े की दुकान चेंज करनी है। मैंने इस बिजनेस को समझा नहीं और कपड़े की दुकान चेंज की और मैंने कुछ कपड़े खरीदे। जब मैंने कपड़े खरीदे तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा जी आप कपड़े कहां से लेकर आए। मैंने वही बात रिपीट की, जी मैंने ऐसे कपड़े खरीदे। तो मेरे 3 दोस्तों ने और कपड़े खरीद लिए और सिर्फ यही काम किया जो पहले मैं करता था। और उसका नतीजा है कि 7 दिन ये तारीफ करने से मेरे घर में एक चेक आता है, उसकी अमाउंट होती है 512 रुपए। जो ही मुझे उस आदमी ने कहा जी 512, मुझे 101% यकीन हो गया कि यह बिजनेस एकदम सही है। क्योंकि एक साधारण आदमी क्या समझता है, यहां पर भी कुछ आदमी होंगे जिनको पहले मैंने इस तरह की इनकम आई होगी 200 से लगाकर 1000 के बीच में। कोई आदमी है जी? हाथ खड़ा कीजिए, खड़े हो जाइए अपनी जगह से एक बार प्लीज। जोरदार तालियां इनके लिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए तालियां, मैंने कहा जी तालियां लीडर कैसे बजाते हैं, मेरे लिए नहीं और इनके लिए ताली बजाने की जरूरत नहीं, अपने लिए बजाएं ताकि आपको याद रहे। जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच। तो ये वो लोग हैं जिनको पहली इनकम आई। पहली इनकम वाले ही आपके मार्गदर्शक हैं जो नए लोग हैं। क्योंकि आपकी पहली इनकम, जिन लोगों को इनकम आई, मैं खास रूप से बताना चाहूंगा कि आपको लगता है जी पहली इनकम 1 लाख रुपए आती तो कितना अच्छा होता। यस और नो? थोड़ा तेज बोले जी। किसको अच्छे नहीं लगता 1 लाख रुपए? सबको। पहली इनकम 1 लाख आती तो मजा आ जाता। लेकिन मानिए अगर पहली इनकम आपकी 1 लाख आती तो दूसरे महीने इस बिजनेस को आपको छोड़ना पड़ता, आप कर ही नहीं पाते। क्योंकि एक जर्नल आदमी कभी भी बड़ी बड़ी बातों पे बिलीव नहीं करता। ये सुनो, आज मैं किसी ट्रेन में या बस में सफर कर रहा हूं या प्लेन में सफर कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास वाली सीट पर कोई आदमी बैठा होता है, बात करने के बाद मेरा नियम है कि मैं कभी भी खाली नहीं बैठता। कोई भी सामने है, मैं प्रयास करता हूं कि उससे बात चालू हो जाए और मुझे प्लान बताना चालू करता हूं। प्लान बताने के बाद जब पूरा प्लान खत्म होता है, वो आदमी एक क्वेश्चन पूछता है, आपसे भी पूछते होंगे, बिजनेस तो बहुत अच्छा है लेकिन आपको बताओ आपको कितने आए, आपको कितने आए। यकीन मानिए मुझे अभी भी अपनी बातों को गोलमोल करना पड़ता है, क्योंकि पता है कि एक नया प्रोस्पेक्ट जो अभी इस बिजनेस को समझा भी नहीं है, अगर मैं उसे अपनी बड़ी इनकम बताऊंगा तो मेरी पास वाली सीट से उठ के चले जाएगा, दूसरी सीट पे बैठ जाएगा। वो कहा जी बड़ा फंसाने वाला होगा। हाँ, इतनी बड़ी भी कोई इनकम आती है? जिंदगी भर हो गई 10,000 की सैलरी लेते लेते। ये लाखों की इनकम की बात कर रहा है। जो नया आदमी है ना, वो छोटी बातों पे बिलीव करता है। जो ही उस आदमी ने बोला मुझे 512 का चेक आया, मैंने सोच लिया कि मैंने कहा जी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, 20,000 सैलरी, 500 रुपए की तो इसकी टाई होगी। और इतना बड़ा आदमी कहता है कि 512 का चेक आया, मुझे विश्वास हो गया जी इतना बड़ा आदमी 512 के लिए तो झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, दमदार तरीके से बोलिए, क्योंकि रिमार्केबल काम किया है आपने। क्या किया है? आप पे अपने आप पे गर्व होना चाहिए। क्योंकि एक छोटी सी बात बताऊं जी, मान लें एक लड़का है जो सुबह 4 बजे उठता है, नहाता है, उसके बाद गाय का दूध निकालता है, गाय का दूध निकालने के बाद गाय का दूध बेच कर आता है, वापस घर पे आता है, उसके बाद अखबार बांटने के लिए जाता है, अखबार की सेलिंग करता है, अखबार बांटने के बाद घर पर आता है, फिर 2 घंटे पढ़ाई करता है, फिर नहाता है एक बार फिर, और उसके बाद 4 घंटे तक लगातार ट्यूशन लेता है, 4 घंटे तक ट्यूशन लेने के बाद लंच करता है, लंच करने के बाद 1 घंटा टहल कर आता है, उसके बाद 3 घंटे और ट्यूशन लेता है और रात को फिर पढ़ने के लिए जाता है। तो ऐसे आदमी पे आपको गर्व होता है या शर्म आती है? गर्व होता है ना, लेकिन कभी कभी हमें शर्म आ जाती है। हाँ, लोग बात क्या कहेंगे, टीचर है और कपड़े बेच रहा है, साबुन बेच रहा है, क्या कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है 500 रुपए का। कभी कभी शर्मा जाता है एक आदमी। आपको भूलना नहीं चाहिए, धीरूभाई अंबानी ने भी 500 रुपए से शुरुआत की थी। इनिशियल पीरियड सबके ऐसे होते हैं, बिल गेट से लगाकर एक एक आदमी को उठा लेना। जो लोग शर्म करते हैं वो एक साधारण जिंदगी को जीते हैं, जो दुनिया के 97% आदमी होते हैं वो डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और यकीन मानिए वो लोगों के कहने में इतने आ जाते हैं कि वो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग लोगों की परवाह नहीं करते, अपने भविष्य को देखते हैं और काम करना चालू करते हैं। तो आपने 512 की इनकम ली है, ये रिमार्केबल है। दम लगा के बोलिए,
आपका दोस्त टीचर है, आप टीचर हैं, वो 9,000 कमाता है, आप भी 9,000 कमाते हैं। छुट्टी होने के बाद वो घर पर जाकर रिमोट को तोड़ता है, बिजली का बिल जलाता है, पत्नी से झगड़ा करता है, बच्चों के डांट लगाता है, कमियां निकालता है बीबी के काम में, और उसी जगह आप इसी टाइम को कन्वर्ट करने के बाद आरसीएम का काम करते हैं और 512 का चेक आता है। ये रिमार्केबल है। क्यों नहीं दम लगा कि आप इसमें बात करते हैं? और यकीन मानिए, ये आपका जब कॉन्फिडेंस शो होगा तभी सामने वाला आदमी आपसे प्रभावित होगा। अब बात आती है कि मुझे विश्वास हुआ, मैंने कहा जी इतना बड़ा आदमी 512 के लिए तो झूठ नहीं बोल सकता, मुझे करना चाहिए, और मैंने इस बिजनेस को करना चालू किया। जिस तरह से आम इंसान के साथ होता है मेरे साथ भी हुआ। पहले मुझे 244 रुपीज का चेक आया। समझ में नहीं आ रहा था कि बिजनेस किस तरह का है, लेकिन फिर भी लगा रहा। मैसेज है संगत का असर। कभी कभी हम सही संगत में नहीं रहने के कारण भी इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। जो लोग अपने आप को और स्मार्ट समझते हैं, जैसे कि मान लें कुछ आदमी आपके पास ऐसे भी आते होंगे जो पहले नेटवर्क कर चुके होंगे, वो नेटवर्क के बारे में जानते होंगे, या मान लें स्कीम वगैरह उन्होंने की होगी, थोड़ा बहुत वो जानते होंगे। तो कुछ लोग क्या कहेंगे, बिजनेस प्लान समझने के बाद वो कहेंगे भाई आगे तो मुझे सब कुछ आता है। उनको कहते जी मीटिंग अटेंड करो। अरे मीटिंग की जरूरत नहीं है, हम तो खुद ही लीडर हैं, हमें सब पता है कि कैसे लोगों को समझाना है। और लेकिन मानिए होता क्या है, वो यहां से कितना ही चार्ज होकर जाए, 10 आदमी के मिलने के बाद वो घर पर जाकर बैठ जाता है। वो कहता जी बिजनेस नहीं होगा आगे, और बिजनेस की कमी निकालना चालू कर देता है। आदमी होता है एक मोबाइल के अंदर होती है एक बैटरी को चार्ज करना जरूरी है, बाकी मोबाइल चलेगा नहीं। हां, बैटरी अलग अलग कंपनी की हो सकती है, लाइक नोकिया, सैमसंग, सबकी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, पर फर्क इतना सा है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं जी हम हमेशा चार्ज हो गए। मुकेश कोठारी भी नेगेटिव होता है, मिस्टर टीसी छाबड़ा जी भी नेगेटिव होते हैं, बीसी छाबड़ा भी नेगेटिव होता है। क्यों? ये आदमी का स्वभाव है। मान लें आप 10 आदमी लगातार आपको ना 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 करेंगे, तो आप क्यों नहीं डिस्चार्ज होंगे? अपने आप एक बड़े आदमी भी डिस्चार्ज होने लग जाएगा। लेकिन संगत का असर क्या कहती है? मेरी इनकम कम आने के बाद भी मैं इस बिजनेस में क्यों लगा रहा? सिंपल सी बात, क्योंकि मेरे सारे दोस्त आरसीएम बिजनेस करते थे और मैं उनके हमेशा साथ में रहता था, तो हम एक दूसरे की बात से हमेशा चार्ज होते थे। जैसे मैं 2 आदमी से मिला, एक आदमी 2 दिन 2 आदमी ने ना कर दिया, बड़ा परेशान होता था। मैंने कहा जी ये शायद बिजनेस मेरे से नहीं होगा, लेकिन दोस्त कहते थे चलो सेमिनार में चलो, सेमिनार में चलो, तो मैं फिर सेमिनार में पहुंच जाता था। सेमिनार में जब जाता था तो कुछ लोग बोलते थे स्टेज पर, दोस्तों 15 दिन से काम किया और 17 डिस्ट्रीब्यूटर डाउनलाइन में है और 2,000 का चेक आया। ये मुकेश कोठारी अपने आप के चाटा लगाता था कि जब ये कर सकता तो तू क्यों नहीं कर सकता, चल वापस। फिर वापस, फिर 3 आदमी को बात की, तीनों आदमी ने मना कर दिया, फिर डिस्चार्ज, शायद मेरे से नहीं होता। फिर सेमिनार में आया, तो लोगों ने कहा जी शुरू के 15 दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, एक भी रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन मैंने उसके बाद मेरी अपलाइन की बात को माना, उसका नतीजा है कि आज मेरे डाउनलाइन में 50 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। फिर मुकेश कोठारी फिर चार्ट लगाता था कि मैंने कहा जी 15 दिन तो सबके साथ ऐसा ही होता है, फिर चलो। और दोस्त ये होती है रिचार्जिंग। इनिशियल पीरियड में सबके साथ यही होता है, ये सुनो, सबके साथ यही होता है। और लेकिन मानिए शुरुआती चीज में हम ये काम कर लेते हैं, संगत का असर, तो आप इस बिजनेस में लगे रहते हैं, और जब लगे रहते हैं लगन से, तो कामयाबी आपके बिल्कुल नजदीक हो जाती है। दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को रोक नहीं सकती। अब बात आती है कि मैं लगातार लगा रहा, 6 महीने में इनकम हो गई 6,000, 1,000 पर मंथ एवरेज। 1 साल तक लगातार रहा, 60,000 की इनकम हो गई, 5,000 पर मंथ एवरेज। कभी 2,000 का चेक आता, कभी 9,000 का चेक आता, कभी 3,000 का आता, कभी 1,000 का आता, कम ज्यादा। यहां कोई आदमी ऐसे हैं जिनका कम ज्यादा चेक आता है? हाथ खड़ा कीजिए, चिंता मत कीजिए, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। समझ में नहीं आता था 1 साल तक ये बिजनेस किस तरह का है, कोई स्टेबिलिटी नहीं, 2,000, 3,000, कभी 9,000, कभी 1,000, क्योंकि तब तक तो मैं इस बिजनेस को समझा ही नहीं था। मैं तो समझता था कि ये आदमियों को जोड़ने का बिजनेस है। लेकिन यकीन मानिए एक एलडीपी प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला, और दोस्त उस एलडीपी प्रोग्राम का इतना बड़ा असर हुआ, जो बातें मुझे बताई गई उन बातों का इतना बड़ा असर हुआ, और उसका नतीजा था कि उस एलडीपी प्रोग्राम के अगले 6 महीने बाद इस बिजनेस के मैं टेक्निकल मुकाम पर था। इनकम थी 2,85,490 रुपए। तो वही बात है कि इंजन तो मैं पहले भी था, लेकिन रोड पर चला रहा था अपने इंजन को, दौड़ नहीं रहा था। जो ही मैं सिस्टम में आया, इंजन दौड़ने लगा। सब लोगों ने जिन्होंने भी इनकम प्राप्त की है, उन्होंने सबसे पहला जो काम किया है,
आपको क्या लगता है जी, क्या काम किया उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने कोई नया काम नहीं किया, उन्होंने जो काम वो पहले करते थे वही काम किया, लेकिन सिर्फ काम की दिशाओं को चेंज किया। जैसे पहले एक लाला की दुकान से प्रोडक्ट खरीदते थे, अब वहां से उसका मुंह चेंज किया, क्योंकि अब तक जो कपड़े हम पहनते थे, अब तक जो प्रोडक्ट हम परचेज करते थे, इससे इनकम जाती थी किसी दूसरी माधुरी दीक्षित को। लेकिन अब क्या किया कि उस लाले की दुकान से हमने अपनी दिशाओं को चेंज किया और ये दिशाओं में हमने आरसीएम से प्रोडक्ट खरीद लिया और अब हमारी इनकम आएगी हमारी घर की माधुरी दीक्षित के पास। और सिंपल सा नतीजा क्या है कि आज कंपनी के जो प्रोडक्ट आ गए हैं, इतने ढेर सारे प्रोडक्ट आ गए हैं कि कोई आदमी आरसीएम बिजनेस में कलकत्ता में चाय पीता है और चाय पीने के बाद कलकत्ता में बोलता है वाह मजा आ गया, जो ही उसे चाय में मजा आता है मेरी जेब में 100 का नोट आ जाता है। फर्क इतना सा। और यही वह बिजनेस है कि अब तक ये पैसा अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वर्ल्ड के हिंदुस्तान के कुछ चंद लोग ले जाते थे, जिनका हिंदुस्तान की 90% इकोनॉमिक पर प्रभाव होता था, कि हिंदुस्तान का 90% जो पैसा है वो हिंदुस्तान के 10% आदमियों के पास है। लाइक मिस्टर धीरूभाई अंबानी, टाटा, बिरला, बांगड़, बजाज, सिंघानिया, ये सारे लोग के पास जो टोटल कैपिटल है हिंदुस्तान की 90%, और बाकी जितने भी लोग हैं वो 10% कैपिटल के लिए काम कर रहे हैं और संख्या है 90%, जिसके अंदर सब आ गए जी, आईएएस अफसर, आरएस अफसर, चोरी चकारी लूटपाट सब आ गए जी। अब आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, दूध और मलाई इनके पास, हम तो मट्ठे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और यकीन मानिए ये जीवन की दौड़ अगर ये 10% के लिए हमारी लगी रही तो दुनिया के एक साधारण इंसान की तरह से हमारी जिंदगी निकलेगी। कब हम इस दुनिया से आउट होंगे दुनिया हमें याद करने वाली नहीं, यहां तक कि हमारे पोते भी हमारे नाम को भूल जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे जी नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमें तो हमारे दादाजी का नाम याद है। ओके, मुझे पता है कि आपको आपके दादाजी का नाम याद होगा, लेकिन वो लोग अपने हाथ को खड़ा करें जो दादाजी के पिताजी यानी दादाजी के दादाजी का नाम जानते हो। नो अरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि आपके, यस प्लीज, थैंक यू, एक आदमी जानते हैं जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए आप, थैंक यू। देखिए यहां पर 200 आदमी 150 आदमी बैठे हैं और जब मैं दादाजी के नाम पूछता हूं तो सिर्फ एक आदमी का या ना के बराबर हाथ खड़े होते हैं। मुझे आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आपके दादाजी के दादाजी नहीं होते तो आप यहां पर होते? तो आप जिसकी वजह से हैं उसी का नाम भूल गए, जिसकी वजह से आज आप यहां पर बैठे हैं उसी का नाम आप भूल गए हैं। क्यों? इसमें आपकी और मेरी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं कि वो लोग अपना हाथ खड़ा करें जो हेमा मालिनी को जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को जो जानते हैं हाथ खड़ा कीजिए, शिवाजी को जो जानते हैं हाथ खड़ा कीजिए, महात्मा गांधी को जो हाथ खड़ा कीजिए। अरे दोस्त, आपको याद होना चाहिए ये भी आपकी 7वीं 8वीं 10वीं 15वीं पीढ़ी में आते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि आपको महाराणा प्रताप शिवाजी का नाम याद है, महात्मा गांधी का नाम याद है और आप अपने दादाजी के दादाजी का नाम भूल गए हैं? क्यों? इसमें आपकी और मेरी कोई गलती नहीं है। शिवाजी कुछ करके गए थे, नाम याद है, महाराणा प्रताप कुछ करके गए थे, नाम याद है, महात्मा गांधी कुछ करके गए थे, नाम याद है, हमारे दादाजी के दादाजी कुछ करके ही नहीं गए थे, नाम कैसे याद होगा? तो उन्होंने एक सिंपल सी जिंदगी को जी थी जिस तरह से एक आम इंसान जीता है, इसलिए उसे याद नहीं रखा जाता। और हमारे साथ भी यही होगा कि कुछ समय बाद 80 85 70 साल की एज में हमारे जब स्वर्गवास होगा, पता नहीं कि नरक में जाएंगे या स्वर्ग में, लेकिन जब हमारा स्वर्गवास होगा तो ये दुनिया वाले क्या करेंगे? जो आप करते आए हैं, 3 दिन तक ऐसी बैठक रखेंगे, आपके गले में माला पहनाएंगे जी, फोटो के ऊपर अगरबत्ती भी लगाएंगे। 12वें दिन तक तो आपकी फोटो को संभाल के रखेंगे, 12 दिन बाद वो फोटो